वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 6 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल गैस लाइटिंग के बारे में है। आर्टिकल पे चलेंगे उसके पहले देखिए, आप में से बहुत सारे लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते नहीं हो। अच्छे से प्रिपरेशन आप नहीं करते हो, आप ऑन टाइम जो शेड्यूल बनाते हो उसको फॉलो नहीं करते हो, आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन को तो बिल्कुल लाइटली लेते हो। टेस्ट लगाने में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एमसीक्यूज तो जैसे तैसे आपसे लग भी जाते हैं, लेकिन जब आप मींस का टेस्ट देने लग जाते हो तो फिर आपको मौत आने लग जाती है। अब ऐसे तो पढ़ाई हो नहीं पाती है ना। मतलब अगर आपका ये अप्रोच है पढ़ने का, तो बात तो साफ है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चाहे जो कर लो आप लोग, चाहे जितना घूम टहल लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है अभी पढ़ने वाला, इससे तो सिलेक्शन आपका होगा नहीं। ये बात एकदम क्लियर है। तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। आप ज़बरदस्ती पैसे बर्बाद कर रहे हो अपने माता पिता के, फैमिली मेम्बर्स के। क्या फ़ायदा होगा? इट विल बी ऑफ नो बेनिफिट। कोई मतलब नहीं निकलेगा इस प्रकार की तैयारी का जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो छोड़ दो तैयारी, मत करो तैयारी, कोई मतलब नहीं है। अब अचानक से आपको लग रहा होगा कि आज क्या हो गया इनको, शुरू करते ही ज्ञान देने लग गए। और उसमें भी ज्ञान क्या दे रहे हैं? निगेटिव टाइप का। बता रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गैस लाइटिंग कर रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं ये बातें आपसे कर क्यों रहा हूँ। कि बिल्कुल ऐसी बातें तो मैं करता नहीं हूँ ना। मैं तो बड़ी पॉजिटिव सी बातें करता हूँ कि हाँ, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं। हो ही रहा है लोगों का, आपका भी होगा। फिर अचानक से मैं कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर यही काम मैं बार बार करूं, मतलब जब भी आप मुझसे मिलो मैं यही आपको समझाने का प्रयास करूं कि आप गलत फील्ड में आ गए हो, यूपीएससी की तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए थी, ये आपके बस की नहीं है, ये बड़ी प्रिपरेशन है, आपकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि आप इस तैयारी को कंप्लीट कर पाओ। क्या होगा ना कि मैं आपको लॉजिक्स देने शुरू कर दूंगा। देखो, आपसे टेस्ट नहीं हो रहा, आप रिविजन नहीं कर पा रहे, आपका सिलेबस नहीं कवर, आंसर राइटिंग आपने करी नहीं, इसके अलावा आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है, समझ में बातें आपको आती नहीं है, टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा नहीं जाता, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यू आर नॉट फॉर यूपीएससी। आपको लगेगा बात तो ठीक ही बोल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा ना कि आप सेल्फ डाउट करना शुरू कर दोगे। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी कैपेसिटी को डाउट करे, लॉजिक्स देकर आपको समझाने का प्रयास करे, देयर विल बी अ टाइम जब आप खुद अपनी कैपेसिटी पर डाउट करने लग जाओगे। और धीमे धीमे तो आप उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे जिस सिचुएशन में वो आपको डालने का प्रयास कर रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब आपने समझ लिया होगा। गैस लाइटिंग को ये जो टर्म है, मरियम वेबस्टर, अमेरिका की ओल्डेस्ट डिक्शनरी है जो पब्लिश करते हैं, इन्होंने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा दिया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो ये वर्ड सुना ही नहीं, ये वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा पा गया है। क्या ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में बात करें? इट मे बी आस्क्ड बिकॉज ये बहुत हाईलाइटेड है। इसका जो सर्च गूगल पर किया जाता था कि एग्जैक्टली ये वर्ड क्या है, उसकी तुलना में 2022 में इसे 1740% ज़्यादा बार सर्च किया गया है। लोग जानना चाहते हैं कि गैस लाइटिंग क्या है। गैस लाइटिंग अगर इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग इसे बहुत ज़्यादा गूगल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा भी दे दिया गया है, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपसे पूछ लिया जाए कि गैस लाइटिंग क्या है, जबकि ये सभी लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी किस प्रकार से गैस लाइटिंग को डिफाइन करती है? गैस लाइटिंग एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है किसी भी व्यक्ति के लिए जो अगर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हो तो विक्टिम अपनी खुद की जो थॉट प्रोसेस है, परसेप्शन है रियलिटी को लेकर, मेमोरीज हैं, उनको क्वेश्चन करने लग जाता है, उसे कंफ्यूजन होने लग जाती है, उसका कॉन्फिडेंस खो जाता है, उसकी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है, वो अपनी इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी को खोने लग जाता है, और जो परपिट्रेटर है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब जो आपको समझा रहा है ना कि आपकी कैपेसिटी ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप खुद को डाउट करने लग जाओगे। देखिए, गैस लाइटिंग कई तरीके की होती है। एक होती है पब्लिक गैस लाइटिंग। जैसे कि कोविड का समय था, लोग बहुत परेशान थे, लोगों की जान जा रही थी, फिर भी आपको कन्विंस किया जा रहा था कि नहीं, ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, आपको इसके साथ अपनी लाइफ सर्वाइव करनी होगी। दैट वॉज पब्लिक गैस लाइटिंग। मेडिकल गैस लाइटिंग होती है, आप जाते हो, बहुत ज़्यादा बीमार होते हो, सिम्टम्स बहुत हैवी होते हैं, फिर भी कोई आपको बताता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लाइट हैं, वो खतरनाक नहीं है, और आप उस बात पे भरोसा करने लग जाते हो। दैट इज़ मेडिकल गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि पुतिन ने
दुनिया को ये भरोसा दिलाया कि जो यूक्रेन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक्चुअली में रशिया के लिए बहुत खतरनाक हैं। सो इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करे। तो उन्होंने ग्लोबल लेवल पे गैस लाइटिंग करी, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलवाया। सो गैस लाइटिंग कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, कई तरीके की गैस लाइटिंग हो सकती है। गैस लाइटिंग का एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल होता है उन कपल्स के बीच में जो आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं और साथ में रह रहे होते हैं। क्या होता है कि जब उनके बीच में बनती नहीं है तो फिर वो आपस में बहसबाजी और झगड़े करने लग जाते हैं। उसमें एक पर्सन होगा वो डोमिनेटिंग होगा, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती हैं। जो भी डोमिनेटिंग होता है ना, वो सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देता है कि तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी। वो उन गलतियों को इतना जोर देकर समझाते हैं कि धीमे धीमे वो व्यक्ति जो उस रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेटिंग नहीं होता, थोड़े समय के बाद तो उसको ये बिलीव होने लग जाता है कि वो ही गलतियां कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति सही है। दैट इज ऑल्सो गैस लाइटिंग। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गैस लाइटिंग की वजह से चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। आप भले ही गैस लाइटिंग नाम के इस टर्म से अपरिचित रहे हों, लेकिन जो शब्द है ये आपके चारों ओर है। आपने अपने आसपास भी कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो लगातार आपकी कैपेसिटी को क्वेश्चन करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको इस बात का भरोसा दिलवाने का प्रयास करते हैं दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ, आप तो इतने काबिल हैं ही नहीं कि आप ये काम कर सकें। कई बार तो आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन को भी क्वेश्चन किया जाता है। माफ करिएगा, शुरू में मैंने समझाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को, आपकी मेंटल कैपेसिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप बिल्कुल काबिल हैं और आप निश्चित तौर पे मेहनत करके यूपीएससी क्रैक करेंगे। वो समझाने का एक तरीका था। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि गैस लाइटिंग ये टर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है और आप इससे बच नहीं सकते। ये आपके चारों ओर है एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको गैस लाइटिंग के बारे में जानना चाहिए। अब अगर कोई आपको बरगलाने का प्रयास करता है, आपकी कैपेसिटी को डाउन करने का प्रयास करता है, तो आप समझ जाओगे कि वो गैस लाइटिंग कर रहा है और आप अवेयर हो जाओगे। गैस लाइटिंग ये इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है, जहाँ पे एक अब्यूज़र होता है जो गैस लाइटिंग करता है और वो आपकी कुछ स्टेरियोटाइप्स का इस्तेमाल करेगा, कुछ वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करेगा, जैसे जेंडर का कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम कैसे तैयारी कर पाओगी, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम परेशान मत हो। सेक्सुअलिटी का, रेस का कि अरे तुम्हारा तो मतलब जो रहन सहन है वो सही नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। नेशनलिटी का या फिर क्लास का कि तुम तो गरीब हो, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तुमसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इनका सहारा लेकर कोई आपको गैस लाइटिंग में ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको ट्रैप में आना नहीं है। आपको समझना है कि ये गैस लाइटिंग हो रही है, आप तो काबिल हैं, आपको खुद को क्वेश्चन नहीं करना है। दूसरे लोग चाहे आपको जितना क्वेश्चन करें, आपको खुद को क्वेश्चन नहीं करना है। वर्ड ये गैस लाइटिंग कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गैस लाइटिंग ये जो टर्म है ये 1938 के एक प्ले से अपना नाम डिराइव करता है, जिसको पैट्रिक हैमिल्टन ने लिखा था और उस प्ले का नाम था गैस लाइट। इस पर एक मूवी भी बनी है। जो प्लॉट है इस पूरे प्ले का, ठीक है, उसमें है क्या कि एक पर्सन है, वो अपनी वाइफ को ये बताने का प्रयास करता है कि वो धीमे धीमे पागल हो रही हैं और ऐसा करने के लिए वो जो लाइट्स होती थी ना उनको डिम कर देता है, जानबूझ के धीमा कर देता है। और वो अपनी वाइफ को बताता है देखो लाइट्स तो एकदम ब्राइट हैं, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम रियलिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हो। तो चूंकि वो लाइट्स डिम करके उनको बरगलाने की कोशिश करता था, दैट्स वाई गैस लाइट इस पूरे प्ले का नाम था और वहीं से टर्म निकला गैस लाइटिंग। इम्पैक्ट ये होता है कि जो अब्यूजिव प्रैक्टिसेस इसमें ऑप्ट की जाती हैं, इसमें एक व्यक्ति खुद को डिस्ट्रस्ट करने लग जाता है, उसका खुद के ऊपर भरोसा टूट जाता है, वो मेंटल इलनेस में चला जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा काम किया जाए तो इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा और सेल्फ स्टीम का कम होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप गैस लाइटिंग को ना केवल समझ गए हैं, बल्कि ये चूंकि आर्टिकल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता था कि आप इसे अच्छे से समझें और अब कोई भी आपको गैस लाइटिंग में ट्रैप नहीं कर पाएगा और आप कभी भी अपनी सेल्फ स्टीम को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपनी कैपेसिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट गैस लाइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो इकॉनमीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो कोल का इस्तेमाल कम से कम करें। और इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक फोरम बनाया है, एक पार्टनरशिप बनाई है जिसका नाम है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। यहाँ पे वो एनर्जी का ट्रांजिशन चाहते हैं। किस प्रकार की एनर्जी का ट्रांजिशन चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कोल का इस्तेमाल बंद कर दें और ट्रांजिशन कर लें रीन्यूएबल एनर्जी की ओर। और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि इंडिया उनके इस पार्टनरशिप को ज्वाइन कर ले, लेकिन उनके लिए दुखद ये रहा कि इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। इंडिया के अपने कुछ कंसर्न्स हैं, हम उन कंसर्न पे बात करेंगे। इसके पहले बात करते हैं JETP के बारे में। जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि
जो जेईटीपी है उसके लिए वो निगोशिएट करेंगे। इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सेनेगल, इस साल वो इन चारों देशों के साथ बातचीत कर रहे थे कि वो लोग इनको कन्विंस करके ये जेटीईपी ज्वाइन करवा दें। जो पार्टनरशिप है इसमें वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको कोल से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में। जैसे कि हम लोग कोल का इस्तेमाल करके पावर जनरेशन करते हैं ना, ताकि जो पेरिस क्लाइमेट गोल्स हैं उनको वो कंट्रीज़ अचीव कर सकें। और इसके लिए जर्मनी और यूएस ने मिलकर G7 नेशंस के साथ को लीड करना शुरू किया ये निगोशिएशन इंडिया के साथ। वैसे तो इसमें और भी देश शामिल हैं, लेकिन यूएस और जर्मनी इंडिया के साथ निगोशिएट कर रहे थे। जेटीईपी में वो लोग पैसे भी देते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो जो जेटीईपी का इनिशिएटिव है इसे इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ शुरू किया था। साउथ अफ्रीका कोशिश कर रहा है कि वो कोल का कम इस्तेमाल करे। तो COP26 की जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, उन्होंने यूके के साथ मिलकर बातचीत करी साउथ अफ्रीका ने कि हम चाहते हैं कि कोल का कम यूज़ करें। उसके बाद यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इन सभी लोगों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को प्रॉमिस किया कि वो उन्हें 8.5 बिलियन रुपीज़ देंगे, सॉरी डॉलर देंगे, रुपीज़ में क्या होगा, 8.5 बिलियन डॉलर्स देंगे। वो कुछ ग्रांट के रूप में होगा, कुछ लोन के रूप में होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, ताकि वो कोल का कम इस्तेमाल करें और अपना जो एनडीसी का गोल है उसको पूरा कर पाएँ। जो 27th G20 की समिट रही उसमें जो G7 नेशंस हैं उसमें जापान ने इसको लीड किया और यूएस, दोनों ने मिलके $20 बिलियन वादा किया इंडोनेशिया से। और उसको कहा कि आप फेज्ड मैनर में कोल अपनी इकॉनमी से निकाल दो और हम आपको $20 बिलियन देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंडिया को भी इनसे पैसे ले लेने चाहिए और हमें भी कोल से दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन इंडिया का स्टैंड कुछ डिफरेंट है। इंडिया ने जेईटीपी को साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी भी कोल को पूरी तरीके से फेज आउट करने की कंडीशन में नहीं है। इंडिया के अपने डिफरेंट ट्रांजिशनल प्लान है। इंडिया का ये कहना है कि जब तक हम पूरी तरीके से कैपेबल ना हो जाएं कि हम रीन्यूएबल एनर्जी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, तब तक हम कोल को कैसे फेज आउट कर दें। इससे हमारी इकॉनमी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया जेईटीपी को ज्वाइन तो करना चाहता है, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस अप्रोच के ऊपर। यूएसए ये चाहता है सीधा सीधा कि हम आपको मदद करेंगे, आप कोल का यूज़ बंद कर दो। इंडिया क्या चाहता है कि आप दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हो, आप हमको मदद करो, आप में क्लाइमेट फंडिंग करो, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए ग्रीन जॉब्स हम क्रिएट कर सकें। हमारा पहले जो रीन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है जब वो एडवांस हो जाएगा तो हम खुद ही कोल का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इंडिया तो वैसे बहुत कंसर्न है, तो ये इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहते। ये सोचते हैं कि आप केवल कोल का इस्तेमाल बंद करो, उसके बाद आप मरो चाहो जियो, हमसे मतलब नहीं है, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, पैसे दे देंगे, कोल का यूज़ कम करो। बाकी आप उसे कंपनसेट कैसे करोगे ये आप खुद ही देख लो, हम उसमें हेल्प नहीं करेंगे। इंडिया चाहता है ऐसा ना हो, आप हमको पहले हेल्प करो ताकि हम उसे कंपनसेट कर सकें। हम ऐसे अचानक से क्यों जो कोल का इस्तेमाल है वो बंद कर देंगे, ठीक है, पहले हम उसकी कंपनसेशन की कैपेसिटी में आ जाएंगे तब तो ऐसा करेंगे ना। तो इंडिया ने देखो सीधे मना कर दिया, बोला हम तो ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारी ज़रूरतें डिफरेंट हैं, आप उसके हिसाब से आते हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ अपना जो मर्जी करो। तो इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम के बारे में है। लगभग 20 दिन पहले की बात है, चाइना ने ये फोरम ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे कई सारे देशों ने अपनी जो प्रेजेंस है उसको भी मेंटेन किया था। लेकिन अभी की हाल फिलहाल की न्यूज़ ये है कि ज़्यादातर देश इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं। चाइना का जो इंटेंशन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं। वो जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ हैं वो भी। इसी रेफरेंस में कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, तो हमने इस न्यूज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया कि चलो ये न्यूज़ तो पहले की है बट ये लगातार न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ दी चाइना स्टैंड इन इंडियन ओशन रीजन। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा और थीम थी शेयर्ड डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। देखिए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो दिखाया गया है कि इकोनॉमिक है, बट फंडामेंटली वो चाइना जो है वो इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा मेंटेन करना चाहता है, जबकि इंडियन ओशन रीजन को इंडिया हमेशा से अपना बैकयार्ड मानता रहा है। इसमें कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ से हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनियर ऑफिशियल्स गए 19 देशों से। वो देश हैं इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, कीनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, सिशलीज, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती और ऑस्ट्रेलिया। सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया भी गया है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है और ये जाके चाइना के साथ हाथ मिला रहा है। सिमिलरली हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं मालदीव्स के साथ और ये भी उधर गया, तो हमें थोड़ा हर्ट हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने दोनों ने मिलकर ये बोला कि हम लोगों ने इसमें अनऑफिशियली पार्टिसिपेट किया है, वी हैवंट पार्टिसिपेटेड ऑफिशियली। तो इन लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। फोरम का आउटकम क्या रहा कि एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया गया जहाँ पे जो चाइना का प्रपोजल था मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने का, उस पर सहमति जताई गई चाइना और बाकी की कंट्रीज के द्वारा। पैरेलली सभी पार्टीज ने इस बात पर सहमति जताई कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करेंगे, डेवलपमेंटल कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, शॉक एंड डिजास्टर्स को बियर करने की कैपेसिटी को बेहतर करेंगे,
हम कंट्रीज़ की कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे ताकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सके, पा सकें, जैसे कि फिशरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, शिपिंग के जरिए सस्टेनेबल वेज में, जिससे हम इन्वायरमेंट को लॉस ना पहुंचाएं। तो ये पूरा आर्टिकल तो चाइना के इस इशू के बारे में रहा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जगदीश चंद्र बोस जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करने के लिए 164 उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे। बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। 30 नवंबर 1858 को बामा सुंदरी बोस और भगवान चंद्र से इनका जन्म हुआ था बंगाल में। ये एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे और फिजिसिस्ट भी थे। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ को खोजा। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो प्लांट्स में ग्रोथ को मेजर कर सकती थी। ये पहली बार था जब किसी ने ये साबित करने का प्रयास किया कि प्लांट्स में फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर जान होती है, और जैसे इंसान फील करता है बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स भी फील करते हैं और मर जाते हैं। एक पॉइजन का उनके ऊपर वही असर होगा जैसा कि एक इंसान के ऊपर होता है। इसके पहले तक पेड़ पौधों को नॉन लिविंग एंटिटीज़ के तौर पे देखा जाता था। ऐसे देखा जाता था कि उनके अंदर जान नहीं है। जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित करने का प्रयास किया कि उनके अंदर जान है। इनके बारे में एक स्टोरी बड़ी सी पॉपुलर है कि एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जहां पर उन्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाया गया कि आप आइए और दिखाइए कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लाइफ होती है। तो वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे पॉइजन ला कर दीजिए। एक बाउल में उनको व्हाइट कलर का पॉइजन दिया गया और उनके सामने एक जिंदा पौधा था, और यहाँ पर कई सारे जो साइंटिस्ट हैं वो बैठे हुए थे जो इस ताक में थे कि देखते हैं जगदीश चंद्र बसु जो हैं वो अपनी रिसर्च साबित कर पाते हैं कि नहीं। उनमें कई सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि जगदीश चंद्र बसु जो हैं या बोस जो हैं वो अपनी रिसर्च को साबित कर पाएँ। तो उन्होंने पॉइजन दिया और एक पौधा, जगदीश चंद्र बसु जी ने अब जो पॉइजन है उसमें उस पौधे को रख दिया। उनकी थ्योरी के मुताबिक थोड़ी ही देर में पौधे को मर जाना चाहिए था, क्योंकि एक पॉइजन पौधे पे वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे कि एक इंसान पे करेगा। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया कि पौधा जिंदा था और वो नहीं मरा। इस बात के ऊपर साइंटिस्ट बहुत हंसने लगे। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि आप बेमतलब की बातें करते हैं कि प्लांट्स में जान होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। इससे वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने वो जो जहर था वो उठा के खुद ही पी लिया। सारे बहुत सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो पॉइजन पी लिया, अब ये मर जाएंगे। तो जब सभी अफरा तफरी में आ गए, बहुत घबरा गए, तब उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मुझे मेरी रिसर्च पे पूरा भरोसा है। अगर इस पॉइजन से ये पौधा नहीं मरा है तो मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि पॉइजन पौधे को वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे कि मुझे करेगा। अगर ये पौधे को कुछ नहीं कर रहा तो मुझे भी कुछ नहीं करेगा। एक्चुअली में उन्हें नकली पॉइजन दिया गया था ताकि वो एम्बेरेस्ड फील कर सकें। लेकिन कई बार आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना हाई होता है कि कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप सच में खुद पे भरोसा करते हैं। सो दैट वाज द ट्रू एग्जांपल ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस एक बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, बॉटनिस्ट और साइंस फिक्शन के अर्ली राइटर्स में से एक थे। इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन को भी डिस्कवर किया, एंड दैट इज द रीजन कि उन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस के नाम से भी पुकारा गया इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा। इन्होंने भारत में एक्सपेरिमेंटल साइंस को बढ़ावा दिया। इन्हें फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन के तौर पर भी एक्नॉलेज किया जाता है, और इनके नाम के ऊपर चांद पर एक क्रेटर का नाम भी रखा गया है। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट को फाउंड किया 1917 में, और यहाँ पे पहली बार एशिया में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया गया। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि एक से अधिक सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करके रिसर्च करना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबको मिक्स करके रिसर्च करना। आपने फिजिक्स का एक इक्विपमेंट बनाया और उसके जरिए आप प्लांट्स को मेजर कर रहे हो कि उनमें लाइफ है कि नहीं है। इस प्रकार की रिसर्चेस बोस जो डायरेक्टर बोस जी जो थे वो इस इंस्टीट्यूट के बनने से लेकर अपनी मृत्यु तक इसके डायरेक्टर बने रहे। इन्होंने कई सारी और रिसर्चेस की जिसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डर जो कैपेबल था स्लाइट मूवमेंट भी मेजर करने में, जरा सा भी कोई मूवमेंट होगा वो मेजर कर सकता है। इसका इस्तेमाल कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करने में किया गया। जैसे अगर आप किसी प्लांट को हर्ट करो ना, इंजर्ड कर दो, तो उसकी जो नर्व्स होती हैं उनमें फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है, वो दुखी होता है, परेशान होता है। और ये जो उनकी मशीन थी, ऑटोमेटिक रिकॉर्डर था, वो उनके इस प्रकार के मूवमेंट को रिकॉर्ड करने में कैपेबल था। इसके ज़रिए उन्होंने ये साबित किया कि प्लांट्स में फीलिंग्स होती हैं, और अगर आप उनको हर्ट करते हो तो उन्हें पेन होता है, बुरा लगता है, और उस चीज़ को वो रिकॉर्ड कर सकते थे। उनकी जो बुक थी दैट वाज लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 की, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, जहाँ पे नर्व सिस्टम वो प्लांट्स के कैसे बिहेव करते हैं उनको स्टडी करते हैं, 1926। ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटिंग्स हैं। 23 नवंबर 1937 को गिरिडीह में, बिहार में उन्होंने फाइनली अपनी अंतिम सांस ली। तो ये तो जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में बातें हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पहले ड्रोन स्टेशन के बारे में है। कई बार क्या होता है कि बहुत टफ टेरेन होता है, वहाँ पर मेडिसिन पहुँचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज रास्ते इतने सहज नहीं होते। मेघालय ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन अभी स्टार्ट किया है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो
पेडल डोबा में है, वहाँ पर शुरू किया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर कुछ समय तक, पिछले साल तक तो टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर मेडिसिन्स को ड्रोन्स के थ्रू पहुँचाया जाएगा। इसे वर्टिप्लेन X3 नाम की एक कस्टमाइज्ड ड्रोन का इस्तेमाल करके मेडिसिन की सर्विसेज दी जाएंगी। ये जो ड्रोन स्टेशन है, ये सब डिविजनल हॉस्पिटल जो जेंगजल में है वहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। ये 69 किलोमीटर की दूरी पर है जो पेडल डोबा है वहाँ से, और टूरा से 32 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जो कि लार्जेस्ट टाउन है मेघालय के वेस्टर्न हाफ का। तो कुल मिला के वहाँ से मेडिसिन्स को जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा बाय द मीन्स ऑफ दीज ड्रोन्स। और जो PSCs होंगे, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर आप मतलब किसी भी और मीन से पहुँचने बड़ी मुश्किल हो जाती है। 5 से 8 ड्रोन्स की फ़्लाइट्स पर डे की होगी डिपेंडिंग ऑन दी नीड, और इनसे दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। इस प्रकार की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके हम मेघालय के रूरल एरिया में रह रहे 79% लोगों तक पहुँच पाएंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर, जहाँ पे नॉर्मली जा पाना संभव नहीं हो पाता है। चलिए आइए रिवीजन करते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, शुद्ध रूप से गलत है, हमने तो एकदम मुंह पे मना कर दिया। पहला ड्रोन स्टेशन बेंगलुरु में, एकदम गलत। अभी हमने देखा कि मेघालय में लगाया गया मेडिसिन के पर्पज से। चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, इसे ऑर्गेनाइज किया गया चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन को डिस्कवर किया, एकदम सही बात है। हमारा आज का ये जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।